इसमें
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये एनएलपी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आप लोगों के में से जो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तकरीबन सारे ही एनएलपी बेस्ड ही प्रोजेक्ट्स अभी तक मैंने देखे हैं जो बच्चों ने शेयर किए हैं। तो इसमें हमने एक क्विक प्रोसेसिंग देखी, एनएलपी प्री प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है एनएलपी के डाटा की, कि हमारे पास रॉ फॉर्म में, इस फॉर्म में डाटा मौजूद है। इसके अंदर से हमने क्या क्या किया था, एक इसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया था, इसके अंदर अल्फाबेट के कैरेक्टर सिर्फ रहने दिए थे, बाकी सब खत्म कर दिए थे। फिर हमने इसमें स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसकी स्टेमिंग की थी। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है वो हमारे पास क्लीनर फॉर्म में डाटा आ गया था। और फिर उस सारे डाटा को बीच में हमें स्प्लिट करना पड़ता है स्टॉप वर्ड रिमूवल वगैरह के लिए और स्टेमिंग के लिए। और जब हमने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद फिर कंबाइन करके हम रिव्यू को एक सिंगल रिव्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो जॉइन का फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन है, ये हमें यही काम करके दे रहा था कि हर रिव्यू को ज्वाइन कर दो। यहाँ तक क्या था, ये वाओ, लव और प्लेस अलग अलग थे। उसके बाद जब हमने ये ज्वाइन का फंक्शन या कंकैटिनेशन करने का जो भी फंक्शन जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये दोबारा कंबाइन होके एक रिव्यू बन गया। अब ये प्री प्रोसेस्ड रिव्यू है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, स्टॉप वर्ड्स कोई नहीं है, स्टेमिंग हो गई है इसकी। तो इस तरह से ये एक रिफाइंड फॉर्म में आ गया। तो ये जो रिव्यूज हैं जो इस फॉर्म में थे, वो सारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल पढ़ा। बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में हमने क्या चीज सीखी थी कि जो हमारे डाटा सेट है वो इस तरह से हो जाएगा कि जितने अल्फाज हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी, वो सारे कॉलम्स बन जाएंगे और हर एक कमेंट जो है वो रो की फॉर्म में आ जाएगा। तो जो जिस कमेंट में जो जो लफ्ज आ रहा है वो 1 हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएंगे। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये एक्चुअली इसका वर्ड काउंट होगा। यहाँ पे आप लोग नोट करें, सब लोग नोट करें। एक चीज आपने ये फिगर आउट करके आनी है कि आप लोगों ने खुद, आपने जो पढ़ना है वो बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। आपने, एक चीज होती है टर्म फ्रीक्वेंसी, एक चीज होती है इनवर्स। एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर देंगे सर? ठीक है, ठीक है सर, अब ठीक। टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें होती हैं। ये टीएफ जो है, ये जो हमने अभी जो काउंटिंग की ना कि कौन सी टर्म कितनी दफा आती है, ये रॉ फॉर्म में टीएफ ही है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वाओ वाओ लव दिस प्लेस लिखा हो तो वाओ 2 दफा आ गया ना, और लव दिस प्लेस जो है वो उसमें से दिस निकल गया तो वाओ लव प्लेस रह जाएगा। तो 2 दफा वाओ आएगा तो वो वाओ वाओ से, अगर ये कॉलम वाओ है, कॉलम नंबर 2, तो अगर ये कमेंट है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा 2, और ये अगर लव है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा 1। तो टर्म फ्रीक्वेंसी इज
नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज कोई वर्ड कितनी दफा आया। एक और चीज होती है आईडीएफ। आईडीएफ होता है डीएफ से निकला है। डीएफ इज डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि इन हाउ मेनी कमेंट्स डिड अ वर्ड अपीयर। ठीक है, तो आप लोगों को याद है कि हमने ये एक एक्टिविटी की थी। वो एक्टिविटी क्या थी? फिर हम अपनी स्लाइड्स में जाएं थोड़ा सा पीछे, तो हमने इसकी एक डायमेंशनल रिडक्शन से की थी। ये हमने इसको मैक्स फीचर्स 1500 कर दिया। मैक्स फीचर में जब हमने ये इसको एक्चुअली फीचर्स कितने थे, अगर हम इससे पिछली स्लाइड पे कहीं हमने नोट किया हो, 1000 थे सर, 1000 नहीं थे, 1500 एंड समथिंग थे, 1565। यू सी हियर यस सर 1565। ठीक है, ये 1565 फीचर्स को हमने क्या किया, हमने इन्हें 1500 कर दिया। यहाँ पे काउंट फैक्टराइजर के अंदर हमने मैक्स फीचर्स 1500 रख दिए। इसका मतलब क्या होता है कि ये वो कॉलम्स को रिमूव करता है, उन कॉलम्स को जिनमें वंस या नॉन जीरो वैल्यू सबसे कम होती है। उसमें हमने देखा ना एक बंदे का नाम आ रहा था, वो स्टीव कुछ था, है ना? तो यस स्टीव सर तो यस उसके सर कमेंट में आ रहा था और तो किसी कमेंट में आ नहीं रहा था। उसको रखने तो का सर कोई फायदा नहीं है, और ना वो कोई यस सर पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा ना कुछ नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? और यस वो सर स्टीव जो है, किसी ने स्टीव लिख दिया, किसी ने अरकम लिख दिया, किसी ने नाद लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो कमेंट्स में लोग लोगों के नाम भी लिख देते हैं, और वो नाम जो है वो तो इस तरह रैंडमली अपीयर हो रहे हैं। उस चीज से ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा उस कमेंट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही इस हवाले से जो हम काम उससे करना चाह रहे हैं। तो उस वो लेकिन क्या हो रहा है कि डाटा की डायमेंशनैलिटी बढ़ी जा रही है। तो हमने एक रैंडम सा रफ सा एक एस्टिमेट लगा के हमने 65 जो है वो रिमूव कर दिए इसके अंदर से ऐसे। तो ये जो चीज है कि स्टीव जो है वो सिर्फ एक ही कमेंट में आया है, तो ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि कितने डॉक्यूमेंट्स में कोई लफ्ज आया है। अब ये दो अलग अलग चीजें होगी। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि विद इन अ कमेंट कोई लफ्ज कितनी दफा आया है। तो यहाँ पे इसकी भी वन, इसकी भी वन और इसकी भी वन। ठीक है, तो कोई ऐसा कमेंट हो जिसके अंदर कोई लफ्ज दो दफा आए तो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी दो हो जाएगी, बाकी की वन नहीं रहेगी। और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कौन बताएगा? सर एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड कितनी दफा आया? वो तो टर्म फ्रीक्वेंसी है ना। सर एक कमेंट में एक वर्ड कितनी दफा आया? ये भी टर्म फ्रीक्वेंसी है। ये भी टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म कमेंट या डॉक्यूमेंट एक ही बात है ना। हमारे जी लिए जी सर छोटे मिनी मिनी डॉक्यूमेंट्स ही हैं ये सारे, हर कमेंट अलग से एक मिनी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के एक एक लफ्ज कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है, यानी कि कितने कमेंट्स में आया है कोई लफ्ज। अगर वाओ का लफ्ज इस कमेंट में आया है तो इसमें भी आया है, आगे चल के एक और में भी आया है, आगे चल के एक और में भी आया है, और इसी तरह करते करते वो 97 डॉक्यूमेंट्स में आया है। समझ आ गई? ये यस 97 सर कमेंट्स में वर्ड वाओ एग्जिस्ट करता है, तो वाओ की जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 97 है। आप डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को भी टर्म फ्रीक्वेंसी ही बनाई जा रहे हैं, घुमा घुमा के मुख्तलिफ अल्फाज यूज कर रहे हैं, लेकिन उन चारों का मतलब यही है कि एक कमेंट में एक लफ्ज कितनी दफा है। तो ये टर्म फ्रीक्वेंसी है। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई लफ्ज कितने कितने डिफरेंट कमेंट्स में आया? कमेंट्स में है। यस सर कितने डिफरेंट कमेंट्स में आया? एक बात लफ्ज समझ कितने आई? डिफरेंट कमेंट्स में आया? यस सर आ गई। तो ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी जो होती है ना, ये भी बड़ा यूजफुल चीज है, और पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में यही दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, टीएफ और आईडीएफ। गूगल जो है वो ये आईडीएफ को बड़ा स्ट्रांगली ये उसकी कैलकुलेशंस में होता है। तो एक मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं टीएफ आईडीएफ मॉडल।
क्या कहते हैं, TF TF IDF मॉडल सर। IDF। तो इसको क्या कहते हैं, हम टर्म फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब वो IDF में इन्वर्जन क्यों की जाती है और उसका क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है, ये मैं आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके How सर। to calculate IDF and normalize it। इसी तरह आप TF की नॉर्मलाइजेशन भी देखिएगा। ऑल्सो लुक फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ TF। नॉर्मलाइजेशन ये होती है, why do we have to normalize? ये हमने स्केलिंग देखी थी ना, फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग याद है, यस सर देखिए। क्यों करते हैं? तो ताकि एक रेंज में आ जाए। बराबर बराबर। यस सर, डाटा को नॉर्मलाइज कर सके सर। वैल्यू करते हैं, है ना। यस सर। जैसे हमने यस सर। देखा था कि सैलरियां लाखों में है, एज 50-60 से ऊपर बड़ी मुश्किल से जा रही है ना। तो यस अब सर। उसने फिर उन सारे को उसने क्या कर दिया था, -3 से 3 के अंदर ले आया, यस सर कर याद दिया है। तो वो रेंज सर उसकी डिसाइड कर देता है। तो इसी नोयत की चीज होती है। अब देखो जब हमारे पास क्या होगा, अब एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड में कितनी दफा आना है, 10-20-30 दफा आ जाएगा, बड़ा ही कोई आ जाएगा, बड़ा डॉक्यूमेंट अगर होगा। यस सर। लेकिन अगर हमारे पास जैसा गूगल है और उसके बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जो अल्फाज हैं, फॉर एग्जांपल अनफ का वर्ड जो है, या वेस्ट का वर्ड, लाइफ का वर्ड, ये तो लाखों डॉक्यूमेंट्स में आएगा, है ना। यस सर। अब अगेन इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए कि ये दोनों बराबर बराबर रेंजेस में रहें, इसके लिए TF की भी नॉर्मलाइजेशन होती है और IDF की भी। तो ये आपने देखना है कि ये कैसे होती है, और मकसद मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या होता ओके सर। है। तो सिर्फ और सिर्फ रॉ फॉर्म में इनको रखना ये एक बात है, और इसकी बजाय TF और IDF वाली वैल्यूज प्री प्रोसेसिंग करके निकाल लेना कि टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है गिवन टर्म की, और इसी तरह डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एक टर्म की क्या है। तो ये चीजें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिफरेंट नोयत के जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के मॉडल्स हैं पर्टिकुलरली, उनके अंदर हम इस चीज को रिगरसली इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक हो गया। यस सर। तो ये मैक्स फीचर भी जो है वो IDF से लिंक्ड है समहाउ, कि जिनकी जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिन वर्ड्स की, उनको रिमूव कर देंगे, उन कॉलम्स को रिमूव कर देंगे। कि बस ये तो इसी में ही है कि रिक स्टीव था, तो वो रिक आया ही एक में था, स्टीव एक दो और थे, तो वो स्टीव वाले 2-3 ही थे, बस वो भी निकल गए, रिक वाला कॉलम भी निकल गया। इसी तरह और अरकम वाला कॉलम था, अरकम एक ही था, एक ही अरकम है, वो भी हमारी क्लास में, तो वो भी निकल जाएगा कॉलम, ठीक है। तो यस इस सर। तरह से चीजें चलती हैं। अच्छा जी, आगे चलें। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि जब ये काउंट वेक्टराइजर से हमने इसको वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास हमने वही हमारा एक्स और वाई वेरिएबल याद है। एक्स में हम यस क्या सर करते याद थे, है। सारे का सारा डाटा फिट कर लेते थे, और वाई में क्या यस होता सर। था, लास्ट कॉलम जिसमें क्लास क्लास लास्ट होती वाला। यस है सर। ना। यस तो सर। वो जो उसको कॉलम वाइज हम उसको सारे डाटा को स्प्लिट कर लेते थे कि जितने फीचर्स हैं वो सारे एक्स में आ जाएं और वाई में लास्ट कॉलम आ जाए। तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, CV डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कॉर्पस डॉट टू एरे किया, और इसको किसमें कर दिया, एक्स में। तो वो जो कॉर्पस की हमने पूरे के पूरी ये एरेज बनाई थी, ये वाली, ये सारों को अपेंड करके पूरे 1000 को हमने अपेंड करके एक पूरे के पूरे उसमें बंद कर दिया था कॉर्पस के अंदर, जिसमें एरेज ही पड़ी हुई थी या स्ट्रिंग्स पड़ी हुई थी, इनफैक्ट 1000 स्ट्रिंग्स। तो उन 1000 स्ट्रिंग्स को इसने क्या किया है, 2 एरे करके एक्स में डाल दिया। तो ये एक्स जो है वो इस तरह की चीज बन गई है, ठीक है। 1000 बाय 1500 का एक पूरा वो मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। 1500 क्यों बना है,
क्योंकि हमने 1564 से इसको 1500 कर दिया था, ये मैक्स Yes, फीचर्स sir. 1500 Max features 1564 था। अगर ये 1500. वाली लाइन को ब्लैंक जाने देंगे, मैक्स फीचर्स नहीं डिफाइन करेंगे, तो क्या चीज होगी, 1564 या जितना भी था उतना बन जाना था। लास्ट जो वो है हमारे पास y इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट आई लॉग, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है डाटा सेट के अंदर से जो हमने डाटा सेट लोड किया था, इसका फर्स्ट कॉलम जो है उसकी वैल्यूज उठा के आप y में डाल, तो ये जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी कितना आ जाएंगी, Y में y। sir. तो ये वो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी 1 और 0 है वो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ आना चाहिए। तो अब ये x है हमारे पास और ये y है। तो पहले हम जो x देखते थे वो 2 3 4 कॉलम से ही होता था। टेक्स्ट में आप नॉर्मली आप ये आराम से थाउजेंड्स में एंटर हो जाता है, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा डाटा हो जाएगा उतने ही ज्यादा डिस्टिंक्ट वर्ड्स हो जाएंगे और उसी तरह से आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? Yes, टेक्स्ट और sir. न्यूमेरिकल डाटा में काफी इस तरह की ये वाली जो वेरिएशन है ना कि डायमेंशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं टेक्स्ट में, ये इसको कहते हैं कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ये जो है ये टेक्स्ट डाटा के ऊपर नेचुरली अप्लाई हो जाए। अच्छा, एक्स वाई करने के बाद क्या हुआ, Sir, एक्स वाई अब करने के तो बाद अगर हम अपना वो मामला देखें तो ये जो कोड था हमारा, उस कोड को हमने यहाँ पे ये अगर किया जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, तो ये था कि आप इसके लर्न से क्या करें, ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स स्प्लिट एक्स और वाई वाला करें, जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू थी उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करें, और उसके बाद ये प्री प्रोसेसिंग थी कुछ, ठीक है, स्केलिंग स्कूलिंग की और वो सारी चीजें। तो क्या स्केलिंग की हमें जरूरत होगी? सर मोस्टली डाटा जीरोस एंड वंस में है, अगर नहीं भी करेंगे तो 0 1 या बढ़िया था 2 में चला जाएगा। बहुत ही कोई यस फ्रीक्वेंटली सर. किसी कोई जज्बाती होकर उसने यस वाओ सर. वाओ वाओ लिख दिया तो वो 3 आ जाएगा, है ना। यस सर. तो इसलिए हमें ऐसा फीचर स्केलिंग की जरूरत नहीं है, नहीं हमारी है सर. कंप्लीट वैल्यूज हैं और वो हैं भी वो डिस्क्रीट सी 1 2 और इस तरह की, और ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं जा रही। तो ये पार्ट हमारा हम निकाल देंगे। उसके बाद ये नाइव बेजियन क्लासीफायर है, आपको जो अच्छा लगता है, हमने इधर जो सैंपल लिया है वो नाइव बेजियन के ले लिए। अच्छा, बात वही है कि हमने करना क्या है, हमने क्लासिफिकेशन के लिए और जो भी चीज हमने सोची है उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि ये तो नाइव बेजियन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस नोयत का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लिटरेचर से देखेंगे कि उस नोयत के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर लोगों ने कौन सी अप्रोचेस यूज की हैं और प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी उस पर लगाई हैं, किन प्री प्रोसेसिंग अप्रोचेस से वो बेहतर काम करता है। फॉर एग्जांपल, सवाल मैं यहाँ से आपसे करता हूँ कि अगर मैं से स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन नहीं करता और मैं स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन करता हूँ, तो इसके फायदे और नुकसान पे बहस करें, ठीक है। तो ये आप क्या इस पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम की नोयत के हिसाब से कौन सी चीज फायदे में रह सकती है और किस चीज में नुकसान हो सकता है, ये आपको फिर करना आना चाहिए बात। तो बेसिकली जब हम किसी चीज को भी स्टेम या लेमेटाइज कर देते हैं तो उससे होता क्या है, फायदा क्या होता है? सर कमेंट की लेंथ कम हो जाती है सर. हाँ, वेरी गुड। स्पेशली. डायमेंशन यस हमारे सर. डाटा की इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएंगी। यस वेरी गुड, सर. एक तो ये फायदा हो गया, और भी मैंने एक फायदा बताया था। अगर मैं कंप्यूटेशन को सारों को कंप्यूट पे लेके आ रहा हूँ तो इससे क्या फायदा मिल रहा है, सर सोचे ना। कंप्यूट कॉस्ट हमारी लेस होगी. यस, वो तो दोनों चीजें एक ही हो गई ना। यस स्टोरेज, सर. जो मेमोरी की स्टोरेज चाहिए यस वो भी सर. कम हो गई, और पोटेंशियली उसी से हमारे पास जो क्योंकि डायमेंशन यस कम हो रही है तो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन अगर कंप्यूटेशन है, ये सारी चीजें कंप्यूट पे मैप हो रही हैं, तो इस चीज का सोचे ना कि इससे क्या फायदा है। इसी तरह अगर मैं कह देता हूँ स्लीपिंग स्लैप, ये दोनों स्लीप पे हो गए मैप,
रनिंग, रैन, ये दोनों रन पे मैप हो गए। तो इससे हमें मिल क्या रहा है? अब आप इस वक्त क्लासिफिकेशन मोड में बैठे हुए हैं ना, तो क्लासिफिकेशन मोड में आपको लगेगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आप चीजों की सिमिलैरिटीज निकालने के मोड में बैठे होंगे तो इस चीज का फायदा है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेजरिज्म वाली मिसाल भी दी थी। देखो यस गूगल जो सर। है या कोई प्लेजरिज्म वाला सॉफ्टवेयर है, वो क्या सिमिलैरिटीज को देख रहे होते हैं, टेक्स्ट की सिमिलैरिटीज। तो जो हमने लिखा है उससे मिलती जुलती चीज हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने लिख दिया है सॉन्ग्स फॉर रेन, तो सॉन्ग्स फॉर रेन में रेनिंग, रेन्ड, रेन, रेन के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सारे के सारे आ गए, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है? तो वो यस फिर सर आ रहा इस केस में जो स्टेमिंग की होगी तो वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो रेनिंग थी, रेन था, वो सारा रेन में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो वो हमारे लिए जब हमने सर्च करना है तो हमने अपने डाटा के ऊपर, हमने एक्चुअल डाटा पे नहीं सर्च करना। अगर आप यहाँ पे देखो तो काउंट वेक्टराइजर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, काउंट वेक्टराइजर ने क्या किया है, सारी चीज के साथ क्या सलूक किया है, उसने इस तरह का बना दिया है ना। है। यस सर। अब इसके अंदर, अगर इसके अंदर रेन अलग कॉलम में पड़ा हो, रेनिंग अलग में पड़ा हो, रेन अलग में पड़ा हो, तो फिर क्या होगा? जब रेन लफ्ज एंटर होगा तो सिर्फ रेन वाले मैचेस लेके यस आएगा, सर रेन रेनिंग और वाला रेन मैसेज। वाले नहीं लेके आएगा। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। चांसेस हो गए ना उसके। यस सर। तो ये वाली चीज जो है ये फिर हमारे लिए, जब हम सिमेंटिक एक वैल्यू ऐड करती है, ये चीज क्या करती है, एक सिमेंटिक वैल्यू ऐड करती है, यानी कि इससे ये चांसेस हैं कि कोई गलत चीज भी रिकॉर्ड में आ जाए, फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको और ज्यादा एवेल्युएशन की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव करना शुरू कर देगी। खाली रेन पे रिजिड होकर रहेंगे तो फिर वो रेन वाले ही लाएगी, स्टेमिंग कर देंगे तो वो रेनिंग, रेंड को भी उठा के ले आएगी, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव वाले डॉक्यूमेंट्स आने के चांसेस ज्यादा हो बढ़ जाएंगे जाएंगे। सर। और उसमें से कोई चीज ऐसी हो सकती है जो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए थी लेकिन स्टिल हो गई। लेकिन इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए थी और उस रिजिडिटी की वजह से ना हो सकती, तो उसको भी वो ओवरकम करता है। तो इस केस में फॉल्स पॉजिटिव हमारे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम रिकॉल को देखें तो रिकॉल क्या है कि जो इंटेंडेड जो कमेंट से या डॉक्यूमेंट से वो आने चाहिए तो वो आए भी हैं, रिकॉल भी बढ़ जाएगी। यस सर। समझ आई? तो ये वाला यस सेंस सर। आपके अंदर जो है ना वो होना चाहिए। ये मैं लास्ट लेक्चर में इस जगह इसीलिए मैं रुक गया था कि ये कुछ नई चीजें यहाँ से टीएफ आईडीएफ और ये स्टेमिंग से रिलेटेड जो एवेल्युएशन को कैसे वो इम्पैक्ट करती है, ये चीजें जो हैं आपको ज्यादा वक्त चाहिए था उसको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पे पर्पसफुली रुक गया था कि आप इसको समझें। तो ये सारी बातें समझ आई हैं? यस सर आ गई। तो ये भी प्री प्रोसेसिंग के बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमने स्टेमिंग करनी है या नहीं करनी है, ये बड़ा यूजफुल डिसीजन है। और समटाइम्स हमें वी आर काइंड ऑफ अनडिसाइसिव, तो उस केस में फिर मैंने आपको क्या बताया कि आप विद स्टेमिंग और विदाउट स्टेमिंग यू गो फॉर इट एंड देन यू टेंड टू एवेल्युएट कि क्या रिजल्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा क्या बन रहा है, या रिट्रीवल है तो उसके अंदर प्रिसीजन और रिकॉल्स क्या बन रही हैं, तो उसके मुताबिक हम देखेंगे क्या फायदा भी हो रहा है या इसका या नहीं हो रहा। इसी तरह लास्ट क्लास में हमने एन ग्राम्स की बात की थी, वो समझ आई थी? इस वक्त जो हमारे ये फीचर हैं ये सारे सिंगल वर्ड के ऊपर बेस कर रहे हैं। ये है वाओ, ये है लव, ये है प्लेस। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये है एन ग्राम में 1 ग्राम। वाओ लव, लव प्ले और फिर उसके बाद लव प्लेस ये कर दें तो ये बाईग्राम बन जाएगा। यानी कि उसमें क्या होगा, एक कॉलम ऐसा होगा जो वाओ और लव के मिला के एक कॉलम बना होगा। वाओ लव जो एक बाईग्राम है वो एक अलग कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
लव प्लेस जो है वो एक और कॉलम होगा जो कि इसी के साथ होगा। तो 1500 कॉलम्स तो ये हो जाएंगे यूनिग्राम के, और उसके साथ अगर आप बाईग्राम के कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं तो वो ये हो जाए। समटाइम्स हम क्या कर सकते हैं कि हम इन कॉलम्स को निकाल ही दें, यूनिग्राम वाले रखने ही नहीं, रखने ही बाईग्राम वाले। तो वाव लव और लव प्लेस, जब हमारे पास लार्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये तो छोटे छोटे कमेंट्स हैं 3-3 4-4 लफ्जों के, लेकिन जब हमारे पास आप ये समझें जिस तरह वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के अंदर तो 4-4 लफ्ज नहीं ना लिखे होते एक पेज के अंदर, उसके अंदर तो काफी कुछ लिखा होता है। तो वहां यस पे फिर हम क्या कहते थे, लार्ज डॉक्यूमेंट्स में ये नॉर्म है कि हम समटाइम्स बाईग्राम और ट्राईग्राम को ही फीचर मानते हैं, यूनिग्राम को फीचर ही नहीं मानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर दो दो लफ्ज को मिला के वो बना, दो दो लफ्ज को मिलाने से क्या वैल्यू ऐड होती है, दो दो लफ्ज को मिलाने से कॉन्टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही है बात? यस जैसे सर जैसे आप और एन ग्राम आप जितना बड़ा करते जाएं, 3 ग्राम कर देंगे तो क्या होगा, और ज्यादा कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको मिसाल क्या दी थी, फिल दिस फॉर्म, ठीक है वह ठीक हो गया ना ये, जी फिल सर दिस फॉर्म, इसमें हमें पता लग रहा है फॉर्म जो है ये कोई वो एडमिशन फॉर्म, कोई इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप फॉर्म है ना। यस सर तो इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म में भी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नहीं सर कैसे पता लगा? सर उसके कॉन्टेक्ट से कि ये कोई अब स्टेट ऑफ आपको मैटर होगा। बायोग्राम में अगर ये लिखा हो, अगर इसको यस सर बायोग्राम में करें तो दिस फॉर्म एक चीज होगी, एक यस डायग्राम सर होगा, और लिक्विड फॉर्म एक और होगा, एक और बायोग्राम हो जाएगा सर। है ना। तो यस लिक्विड सर फॉर्म हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है, दिस फॉर्म में तो हमें कोई इतना पता नहीं लग रहा कि ये फिल करने वाला यस है या सर लिक्विड सॉलिड गैस है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में हमें वाकई में पता लग रहा है कि ये क्या है। अब हम इसको यस सर ट्राईग्राम करें, अगर ट्राईग्राम करेंगे तो क्या बनेगा, फिल दिस फॉर्म, वो एक ट्राईग्राम बनेगा। अब हमें ये वाकई पता लग रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन टाइप फॉर्म टाइप, एडमिशन फॉर्म टाइप कोई फॉर्म। और क्या था दूसरा, क्या बोला था मैंने, इन लिक्विड सर इन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म यस सर इन लिक्विड इन फॉर्म लिक्विड फॉर्म जो है वो बायोग्राम से ही पता लग रहा था, ट्राईग्राम से भी यही पता लग रहा है कि यस सर ये फॉर्म ऑफ मैटर की बात हो रही है। तो वो जो इस तरह के एम्बिगुअस वर्ड्स हैं, उनको उनके बारे में हमें बड़ा कुछ पता लग जाता है कि ये क्या है, और इसी की बुनियाद पे फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन ग्राम्स की मदद से, बायोग्राम्स और ट्राईग्राम्स की मदद से फैसला करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे फीचर वो बन जाते हैं। इन द एंड हमने वो जो डॉक्टर अदील नवाब साहब वाला पहला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, तो हमने उसमें ये बुनियादी बातों में क्या एक चीज पढ़ी थी कि मशीन नंबर्स को समझती है। मशीन को अगर आप टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे तो उस टेक्स्ट को भी इवेंचुअली हमें नंबर्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मशीन को अगर आप नंबर्स दे रहे हैं तो नंबर्स को भी वो नंबर्स में ही किसी और फॉर्म में स्केलिंग करके रख लेगी। मशीन को अगर आप इमेज दे रहे हैं तो उसने इमेज को भी इसी तरह नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। मशीन को अगर आप वीडियो दे रहे हैं तो उसने वीडियो को भी फीचर्स निकाल के उन फीचर्स को नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। तो मशीन क्या समझती है, नंबर्स। अब इमेज के अंदर हमने हिस्टोग्राम देना है, उसका उसके आरजीबी की वैल्यूज देनी है, उसकी से कंट्रास्ट की वैल्यूज देनी है, तो जो फीचर्स हैं वो फर्क होने शुरू हो जाए, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ फीचर्स वो हर एक के लिए ऑब्जेक्ट के लिए फर्क होने शुरू हो जाएंगे, और वो नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर भी फर्क आ जाएगा। जिस तरह आपने देखा कि आम जो हमारी थी कि किसी बंदे को प्रमोट करना है या नहीं करना है, उसके लिए क्या ये फीचर्स हैं सारे, ये वैल्यूज हैं, तो बताओ किसी के ये मार्क्स आ रहे हैं और ये जेंडर है तो इसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो वो कम कॉलम्स होते हैं, लेकिन टेक्स्ट के केस में कॉलम की भरमार होती है, और ये चीज फिर हमें डायमेंशनल रिडक्शन की तरफ लेके जाती है, सोचने पे मजबूर करती है। तो ये स्टेमिंग वगैरह की सारी तफसील समझ आई है कि ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है प्री प्रोसेसिंग के अंदर, और कब हमें करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप फिर विद और विदाउट स्टेमिंग आप
के पास रिजल्ट्स आ गए और आपने देखा कि यार ये रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव्स कुछ बढ़ गए हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स भी कुछ बढ़ गए हैं एट द सेम टाइम, तो अब ये क्या हो रहा है, ये स्टेमिंग मैंने की है तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और जब मैं स्टेमिंग खत्म करता हूँ, नहीं करता स्टेमिंग, तो मेरे ट्रू पॉजिटिव्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव्स भी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रू पॉजिटिव्स भी कम हो जाते हैं। मैं इस वक्त ट्रू पॉजिटिव्स को ज्यादा करने में इंटरेस्टेड हूँ। वही मेरा जो कॉस्ट मैट्रिक्स है उसने बताया कि ट्रू पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कि यार स्टेमिंग कर लो, एक बात। और दूसरा, जब मैं कहूंगा विद और विदाउट स्टेमिंग ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, नंबर्स मेरे पास आ गए, उन नंबर्स को एक एक आम बच्चा क्या करेगा, आम बच्चा लिखेगा जब हमने स्टेमिंग की तो इतने ट्रू पॉजिटिव थे, इतने ट्रू नेगेटिव थे, इतने फॉल्स पॉजिटिव थे, इतने फॉल्स नेगेटिव थे, बात खत्म हो गई, उसकी बात खत्म हो गई, ठीक है। और जब हमने स्टेमिंग नहीं की तो उस वक्त ट्रू पॉजिटिव इतने हो गए और फॉल्स पॉजिटिव इतने, ट्रू नेगेटिव इतने, फॉल्स नेगेटिव इतने, तो स्टेमिंग करने की वजह से ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यूज में कमी आ गई। बड़ी हद है वो ये वाली बात करेगा, लेकिन इसमें एनालिसिस कहीं नहीं है, ये यू आर जस्ट शोइंग दोस नंबर्स व्हिच आर इन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, या वो जो टेबल के अंदर हमें जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वही नंबर्स आपने अंग्रेजी जुबान में लिख के हमें बता देंगे, तो वो तो हमें वैसे भी नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट किसको माना जाएगा? अच्छा जो एनालाइजर है डाटा के इन रिजल्ट्स को एनालाइज करना कि ऐसा क्यों हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो जो बच्चा ये बताएगा, या जो जवान कल को आप किसी कंपनी में आप जाते हैं, मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट बन के, डाटा साइंटिस्ट बन के आप जाते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाईजान ये क्यों हो गया ऐसा, और किस नोयत के प्रॉब्लम के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये बातें आपकी समझ में होनी चाहिए जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव बढ़े क्यों हैं। वो बढ़े इसलिए हैं कि वो सारे की सारी स्टेमिंग से, वो जो प्री प्रोसेसिंग है उसने बहुत सारी चीजें जो कि रॉ फॉर्म में मैच नहीं कर रही थी, उन सारों को उसने मजबूर कर दिया है कि वो मैच हों। तो जब भी हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे, जब भी हम सिमिलैरिटी को, सिमिलर प्लेजरिज्म और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में डॉक्यूमेंट सर्चिंग के अंदर जो हम गूगल पे लिखते हैं, इन दोनों में असल में सिमिलैरिटी ही कैलकुलेट हो रही है। प्लेजरिज्म में सिमिलैरिटी को बुरी नजर से देखा जाता है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते वक्त सिमिलैरिटी को अच्छी नजर से देखा जाता है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप लोगों ने सिनोनिम्स के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आप कहें कि यार सिनोनिम्स तो हम करते हैं, अब देखो थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि ये चीजें आपको काम आएंगी कि मतलब किसी ने से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या उससे रिलेटेड भी इसके वो हैं चीजें, ये जो हम इस वक्त बातें कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम ये वाले सारे काम कर रहे होते हैं तो इसमें एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेरी एक्सपेंशन भी एक चीज हो सकती है, ये भी आप ध्यान में रखें स्मार्ट प्रोसेसिंग के लिए। देखो जब आपने सिनोनिम्स की हम बात कर रहे थे, सिनोनिम्स की बात करने के लिए क्या हो सकता है, अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ये करूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाओ लव प्लेस, तो प्लेस के साथ आ गया लोकेशन, और क्या हो सकता है प्लेस के साथ सिनोनिम, वेन्यू, है ना, इस तरह के हो Yes, sir. सकते हैं। वाओ के साथ क्या हो सकता है, अल्लाह, जबरदस्त, awesome, जी, awesome, ऑसम, हाँ आजकल ऑसम बड़ा होता है, ब्लॉसम, है ना। एनीवे ये मजाक में लिख रहा हूँ। और क्या है, प्लेस हो गया, और लव के साथ क्या हो गया, लाइक, affection, sir. अफेक्शन, है ना, इस तरह के और लफ्ज हो Yes, सकते हैं। अब एक बात ये है कि मैं ऐसा करूं कि अब ये जो एक मेरे पास ये रॉ फॉर्म में कमेंट आया था, गौर से सुनिए ये बात, पूरे 100 रुपए की बात है ये, पूरी क्लास में इंतहाई गौर से सुननी है,
वन थिंग इज कि मैं वाओ लव और प्लेस को देखूं। सेकंड थिंग इज कि मैं प्लेस के साथ लोकेशन और वेन्यू भी आ रहा है, तो मैं ऐसा करूं कि वाओ लव और प्लेस को भी बंद करूं और उसके साथ लोकेशन और वेन्यू को भी बंद करूं प्लेस की वजह से, वाओ की वजह से आला जबरदस्त ऑसम ब्लॉसम को भी बंद करूं, और लव की वजह से लाइक अफेक्शन और जो भी दीगर अल्फाज हैं उन सारों को भी बंद करूं। तो अब मेरा जो ओरिजिनल कमेंट था वो से उसकी वजह से 3 बंद होने चाहिए थे, तो अब 15 बंद हो गए उसी रो में। एक रो में एक कमेंट आ रहा है ना, यस सर। ये बात समझ आई? यस सर, आ गई। और हो सकता है कि मेरे डाटा में जो है वो अफेक्शन का लफ्ज ऐसा आ ही ना रहा हो। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, उसमें अफेक्शन का लफ्ज है आ ही ही ना रहा हो, तो उस सूरत यस में सर। मुझे अफेक्शन का लफ्ज नया भी ऐड करना पड़ सकता है, कि नया कॉलम फॉर द वर्ड अफेक्शन, और उसमें फिर इस रो में जाके मैं वन लिखूं। क्लियर हुई ये बात? यस सर। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इसका एक रिलेटिवली आसान तरीका भी है फिर। वो क्या है? वो ये क्वेरी एक्सटेंशन का है कि आप डोंट mess up the data at the time of pre-processing. Be smart at the time of query processing. इसका क्या मतलब है कि जब आप सिमिलैरिटी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ये बड़ी कॉमनली ये चीज की जा सकती है कि जब आप सिमिलर चीजों को ढूंढ रहे हैं तो उस वक्त जो आपने लफ्ज एंटर किए हैं, आपने लिखा प्लेसेस टू विजिट या रेस्टोरेंट्स टू विजिट इन, ये रेस्टोरेंट्स के हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो हम ये कह देते हैं फेमस फूड प्लेसेस या गुड रेस्टोरेंट्स, या से हम कह देते हैं कि कोई इंडियन कुजीन, इस तरह की चीजें लिख देते हैं। तो अब ये वाली सारी चीजें जो हैं ये डाटा में अभी वो जो चीज जिस फॉर्म में जहाँ रेस्टोरेंट लिखा था, जिस डाटा में वो रेस्टोरेंट ही पड़ा हुआ है, जहाँ कुजीन लिखा हुआ था वो कुजीन ही है, प्लेस फॉर फूड है वो प्लेस फॉर फूड ही लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या किया, हमने जब हमारे पास गूगल पे किसी ने आके ये क्वेरी लिखी इंडियन रेस्टोरेंट्स, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स को फिर हम एक्सपेंड कर दें, हम उसमें फूड, प्लेसेस फॉर फूड और इस तरह के जो रेलेवेंट वर्ड्स हैं वो उस वक्त क्वेरी में ऐड करें। जब हम क्वेरी में ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि जिन जिन वो जो इंडियन और रेस्टोरेंट था वो तो 2 कॉलम्स आ ही गए, वो जो प्लेसेस फॉर फूड और इस तरह की जो चीजें थी वो भी सारी की सारी हम इंगेज करना शुरू कर देंगे। तो रॉ फॉर्म में हमारा डाटा जिस फॉर्म में था वैसे का वैसा ही है। क्वेरी की दफा हम सिर्फ उन कॉलम्स को सर्च नहीं कर रहे बल्कि मजीद कॉलम्स को हम सर्च करना शुरू हो गए और हमें पता है कि किस कॉलम में कौन सा लफ्ज है, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी पोटेंशियली हमारे पास रिट्रीव होना शुरू हो जाए। तो इस चीज का नाम क्या है? क्वेरी एक्सटेंशन। तो वो जो हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे, अगेन अब प्लेजरिज्म की तरफ आते हैं। तो अब हमारे पास इसी तरह से वो लिखे हुए हैं, यही कमेंट्स लिखे हुए हैं या सारा कुछ लिखा हुआ है या डॉक्यूमेंट्स हैं या कमेंट्स है या जो भी है, हम कहते हैं कौन से कमेंट्स जो है वो बिल्कुल मिलते जुलते कमेंट्स हैं। तो उस वक्त भी हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास इस फॉर्म में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वाओ लव प्लेस वाला भी जो है वो कमेंट है, और वाओ आपने लाइक प्लेस भी है, तो वाओ लाइक प्लेस या वाओ लाइक वेन्यू है, ठीक है, या वंडरफुल लाइक वेन्यू आ गया एक और कमेंट। तो वंडरफुल लाइक और वेन्यू और वाओ लव प्लेस जो है वो सिनोनिम की मदद से जब हम देखेंगे तो वो एक जैसे निकला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वाओ को देख रहे हैं तो फिर उसके साथ सारे सिनोनिम्स को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स को देखेंगे तो उसकी बुनियाद पर फिर जो हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट सामने आने शुरू होंगे उनकी मदद से हम फिगर आउट कर लेंगे कि ये दोनों बस लफ्जों का हेर फेर है, बात एक ही लिखी हुई है। ये बातें समझ आई हैं? यस सर। तो ये भी कुछ चीजें हम प्री प्रोसेसिंग में हैंडल करते हैं और कुछ चीजें जो है वो हम स्मार्ट तरीके से जो फर्दर प्रोसेसिंग है, हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन
के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हम कर सकते हैं जो कि सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो। अब ये हमें फिर थोड़ा थोड़ा अपने एल्गोरिथम्स की वर्किंग का भी पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है। अब इस फॉर्म में अगर हम चीजों को दे देंगे और नाइफ बेजियन को दे देंगे तो नाइफ बेजियन ने कोई आपकी जो है ना मदद नहीं करनी सिनोनिम्स के हवाले से, ठीक है। नाइफ बेजियन ने यस जो सर। लिखा हुआ है बस उसी के मुताबिक सारा कुछ चला के आपको दिखा देना है, नो सिनोनिम्स एट ऑल। तो उसके लिए फिर क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं, वो फिर हमें खुद से सोचना होता है कि क्या हम प्री प्रोसेसिंग में हमें फिर वो करना पड़ेगा क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग में एल्गोरिथम तो ये काम करके नहीं दे रहा है, या फिर उसे कैसे पोस्ट प्रोसेसिंग को या उस एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन को किस तरह से हम चेंज करें किसी तरीके से, या प्री प्रोसेसिंग में इस चीज को करें, या क्या चीजें हम कर सकते हैं किस लेवल पे, क्वेरी के लेवल पे क्या करना है, और जब आपने रॉ फॉर्म में डाटा रखना है और उसको प्री प्रोसेस करना है उस लेवल पे क्या करना है। ये सारे फिर हमारे डिसीजंस बन जाते हैं एक स्मार्ट और एफिशिएंट सिस्टम को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एफिशिएंसी भी खराब ना हो और जो इंटेंडेड रिजल्ट है वो भी बेहतरीन से बेहतरीन आए। तो इन सारी चीजों के प्लसेस और माइनसेस अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो देम, सेकंड थिंग इज यू शुड नो वेयर टू यूज देम, द थर्ड थिंग इज यू शुड नो कि कौन सी चीज प्री प्रोसेसिंग में बेहतर रहेगी और कौन सी चीज पूरी टाइम पे सही रहेगी, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी दोनों का इम्पैक्ट एक जैसा ही होगा, लेकिन एफिशिएंटली उसको एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या तरीकाकार बेहतर है, दिस इज अगेन अ पॉइंट टू थिंक ऑफ, राइट। फोर्थ थिंग इज कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको रीजन करने में, उनकी इंटरप्रिटेशन करने में, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस सारी चीज की और जो आपने प्री प्रोसेसिंग में सारी फनकारियां लगाई हैं और क्वेरी टाइम पे जो फनकारियां लगाई हैं, उन फनकारियों से रिजल्ट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस में, उनको इंटरप्रेट करने के लिए और उनको एनालिसिस उनका राइट, स्पेसिफिकली यू शुड राइट द रीजन व्हाई दिस इज बेटर देन दैट, वो आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते। वरना आप वही वाले बच्चे बन जाएंगे कि भाईजान ऊपर वाले राइट लेफ्ट कॉर्नर में 47 लिखा हुआ है और राइट वाला जो है उसमें 38 लिखा हुआ है और नीचे 25 लिखा हुआ है और इधर 3 लिखा हुआ है, बस आप ये बता के कहानी खत्म कर देंगे। ये तो सबको नजर आ रहा है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर रिपोर्टिंग, ठीक है। सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। कोई सवाल इस सारी चीज में है तो पूछिए। चलो मैं ही पूछूंगा फिर एक दफा ही। फाइनल खैर से सुने वो ऑन कैंपस हो रहे हैं यस सर 28 को है सर। इंशाल्लाह ताला। तो वो इंशाल्लाह। बता रहे थे यूनिवर्सिटी में कि कोई बच्चे कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं? सर हमने क्यों जाना सर? आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। सर हमने नहीं जाना सर, ठीक है सर, सब कुछ गर्मी साथ बहुत साथ है ही है। गर्मी बहुत है सर, मसला ये है। है ना। नहीं आप ऐसा करें कि बच्चों को भी समझाएं, जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं उनको आप सर ये डिस्करेज करें। वही निकलते सर ये वही निकलते जिन्होंने सारा साल पढ़ा नहीं होता, फिर जब पेपर्स आ जाते हैं हाँ तो बिल्कुल। पास और ये होने के आप लोगों तरीके को भी ढूंढते खराब करते हैं, सबको खराब करते हैं। अब मेरा ख्याल है हैं। अल्लाह यस ताला सर। फजल कर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम हो रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए यस सर। कि वक्त है पढ़ें। ये जो बच्चे जिन्होंने पढ़ना पुढ़ना नहीं होता और वो इस तरह के, तो अपने देखो एक हर बंदे का ना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो आपके दोस्त अहबाब हैं उसको करें, बात करें। जिस तरह से मेरी मिसाल ले लें, इस वक्त मैं इस बात को ऑन पर्पस डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मुझे लास्ट टाइम भी बड़ा दुख हुआ था कि यूएमटी के हमारे स्टूडेंट्स ने ये सारी बात की है और काफी इसकी प्रोजेक्शन भी हुई, गंदा इम्पैक्ट आता है इंस्टीट्यूशन का। तो आप लोग और हम लोगों ने मिलकर इसको बेहतर बनाना है ना। तो अब एग्जैक्टली सर। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं जितने बेहतर मैंने आपको पढ़ाया है इस पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। आपने माशाल्लाह काफी सारे बच्चों ने पूरी मेहनत से ही पढ़ा है, मुझे नजर भी आ रहा है इसमें, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, आप लोगों ने लेक्चर गौर से सुने हैं। काफी सारे बच्चों ने, हमारी असाइनमेंट्स भी बड़ी आसान आसान थी, अगर मतलब कुछ भी खास करने वाला नहीं था। हमारी असाइनमेंट्स ऐसी थी जो कि आधे आधे घंटे में होने थी, एक यस डाटा सर। सेट डाउनलोड करना है, उसकी सिर्फ फाइल का पाथ चेंज करना है, ठीक है, और शायद कुछ भी नहीं करना। तो अगर किसी ने ये भी नहीं किया तो वो तो फिर चैंपियन है ना। तो
बाकी जो है वो आपको पीस ऑफ कोड भी मिल रहा था, हर चीज मिल रही थी। अभी मैंने पीस ऑफ कोड देना बंद कर दिया पिछले कुछ हफ्ते से कि चलो यार कम से कम वीडियो देख के कुछ लिखेंगे तो सही है। तो एनीवे ये वाली जो चीजें हैं ये आप लोगों ने मेहनत की, मैंने मेहनत से पढ़ाया, बाकी टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो सारे सिस्टम को हमें स्ट्रेंथ देनी कि अब हम इस तरह से करेंगे। अब वक्त आ रहा है एग्जाम का, तो हम बजाय इसके कि अपना टाइम दिलाया करें, दूसरे बच्चों को भी डिस्करेज करें और उनको एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं। हम सारों को इस सारी सिलसिले में पॉजिटिव किरदार अदा करने की जरूरत है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को चाहिए कि आप अपने 5-5, 7-7, 10-10 दोस्त जिनको आप समझा सकते हैं उनको समझाएं कि यार इस तरह की चीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि एक अच्छा वर्ड स्प्रेड होगा, तो एक पॉजिटिव सेंस आएगा आगे कि वो जो स्टूडेंट्स मिसक्रिएंट्स हैं उनके साथ जाने वाले बंदे ही नहीं उन्हें मिले। वो फिर सारी यूनिवर्सिटियों की कंटुटे इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे और फिर अगर इस दफा करेंगे तो इंशाल्लाह पकड़े भी जाएंगे। इस दफा फिर यूनिवर्सिटियां भी, मेरे ख्याल में मुझे पता लगा इधर उधर से कि यूनिवर्सिटियां भी अच्छी खासी तैयार हैं सिचुएशन से मुख्तलिफ यस सर, फुल वो निपटने सिक्योरिटी के सर लिए। बहुत टाइट कर दी है। यस सर। जी, तो बेहतर तो ये है कि इस तरह की चीज तो मैं, मतलब आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करता कि आप लोगों में से कोई सोचेगा भी कि इस तरह की चीज में पार्टिसिपेट किया जाए। अपनी मेहनत करें, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, आए फाइनल दें और आगे चलें, बल्कि और बेहतरी की तरफ जीते जाएंगे इससे। तो इसमें आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने अपना जो रोल है, पॉजिटिव रोल, वो जरूर प्ले करना है इसको मिनिमाइज करने में और इसको डिस्करेज करना है। इंशाल्लाह सर। कोई कमेंट किसी का? सर जी आप पेपर आसान बनाएंगे ना? अगर मुश्किल बनाऊंगा तो उनके साथ चला जाएगा। नहीं नहीं सर, वैसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। यार देखो, इसमें से मुश्किल पेपर बन ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है सारा कुछ तो पढ़ा दिया है, खोल खोल के हर हर चीज डिस्कस कर दी है। तो जिसने लेक्चर गौर से सुने, रीजनिंग वाले ही सवाल होंगे ज्यादातर। कोई छोटे मोटे कोड के अंदर से भी पूछ लेंगे कि भाई ये चीज क्यों हुई है और इसको अगर फलां की बजाय फलां चीज करनी है तो क्या चेंज करें। छोटे छोटे कोड स्निपेट्स भी दूंगा फाइनल में, ठीक है। ओके सर। ओके सर, पैरामीटर्स जो जिस तरह थैंक है यू। ना कि जी ये पैरामीटर, अगर कौन सा पैरामीटर चेंज करें और उसको क्या करें तो क्या फर्क पड़ेगा। सही है। यस सर। ये जो अभी आज सारी डिस्कशन की है इसके अंदर से अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं रीजनिंग के, है ना। यस सर। इसको ये रीजन आपको फिर आनी चाहिए करनी जब फाइनल में अगर आपको पूछी जाए। इसी तरह जो बाकी के हमने इतने सारे एल्गोरिथम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं पूरी मेहनत करके, ये सारे यस जो सर। हैं वो आपको समझ, जिस तरह लास्ट क्विज में आपसे एसवीएम के सवाल पूछे थे वो यस रीजनिंग सर के ही थे पूछे। ना। यस सर बिल्कुल। तो वो फिर आपको ये ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, याद यूज करना कोई चीज नहीं होती। ठीक है, आज ये देखो ये लाइब्रेरी है, कल और लाइब्रेरी होगी, जिसको बात समझ आ गई है। एसवीएम तो वही है ना, यस सर। 1900 में के पता नहीं 50, 40, 50, 60 में किसी ने बनाया होगा, वो बेचारा अभी तक वही है। उसको जावा इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको से ये मैटलैब ने इम्प्लीमेंट किया, या उसको आज पाइथन या आर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एसवीएम की सेहत में फर्क पड़ा? नो सर। एसवीएम तो वही है। तो ये बातें आपको समझनी है कि वो जो अप्रोच है वो क्या अप्रोच है और उस अप्रोच के रीजनिंग क्या है और उसको हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर अप्रोचेस, और फिर उसी हिसाब से जो रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं उनके रीजंस क्या हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमने ये वो कोड उठाया और हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जो हमने क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया था। तो ये ट्रेंड का स्प्लिट तो ठीक हो गया। प्री प्रोसेसिंग की ऐसा हमें इसमें जरूरत ही नहीं है, हमारे 1, 2 और बढ़िया आता है 3 तक नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर ऐसा करते हैं कि ये जो प्री प्रोसेसिंग है उसको गायब कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमने वो विजुअलाइजेशन का काफी सारा कोड लिखा हुआ था जिसमें वो डाटा के हमें कर्व्स वगैरह कंटूर्स वगैरह नजर आते थे, और जो लीनियर सेपरेटर से उनके अंदर वो प्लेन्स या लाइंस नजर आती थी, है ना। तो अब ये तो खैर से 1500 डायमेंशन का डाटा है, तो 1500 डायमेंशन जो है वो हम अपनी इमेजिनेशन में ही सोच सकते हैं, वो कंप्यूटर में नहीं नजर आ सकते। ठीक है, तो
इतने सारा जो डायमेंशन का डाटा है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो नंबर स्पेस जो हमारी इवैल्यूएशन हैं उनके ऊपर ही चले जाते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी और इस तरह के। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक हमने ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एज इट इज हमारा चल जाएगा। हम स्मार्ट चीज हमने क्या की कि इसको एक्स और इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एज इट इज आ रहा है और उसके बाद हमने लाइव बेसियन का क्लासीफायर, ये कोई लाइन में चेंज नहीं है, कोड के कोई लाइन में चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, एवरीथिंग विल वर्क एज इट इज। ठीक है, तो ये ब्यूटी है इस तरह की जो अच्छी पावरफुल लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर के आप प्रॉब्लम की नोयत चेंज हुई है तो हमने क्या किया है, all we needed to change was we have now delved into the text format. Okay, no issues. Let's change the pre-processing part. Tomorrow we'll move to maybe the image processing. So what will we change? We'll change the pre-processing of the input text to make it sure कि हमारे पास जो फीचर सेट आ रहे हैं वो सही फीचर सेट आ रहे हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम कॉलमनर फॉर्म में और रोज की फॉर्म में जिस तरह से हमने ट्रांसलेट करना है वो हमने ठीक कर दिया। तो दैट्स व्हाट वी वुड बी डूइंग ऑल द टाइम। तो नंबर्स वाले को भी हैंडल कर लिया और टेक्स्ट वाले को भी कर दिया। तो दिस इज व्हाट इट इज एंड देन वी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें जो नजर आता है हमारा रिजल्ट वो ये 55 91 हमारे करेक्ट रिजल्ट हैं। ट्रू पॉजिटिव 55 है, ट्रू नेगेटिव जो है वो 91 है, फॉल्स पॉजिटिव जो है वो 42 है और फॉल्स नेगेटिव 12 है। ठीक है, तो ये हमारा सारा बन गया। इसी को अगर हम फॉर 55 प्लस 91 डिवाइडेड बाय एवरीथिंग करें तो ये हमारी एक्यूरेसी बन रही है विच इज 0.73। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्यूरेसी भी हमें नजर आ गई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का रिजल्ट भी नजर आ गया। अब हम अगर चाहें तो इससे वो जो दीगर चीजें हैं जिस तरह से स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट वगैरह जो हमने सीखे थे वो चीजें भी देख सकते हैं। तो ये सारा है जनाब क्लासिफिकेशन का, और दीगर क्लासिफिकेशन अप्रोचेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री को अगर यूज करते हैं तो वो क्या कैसा परफॉर्म करते हैं, और अगर वो रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो उसको हम कैसे देखें और कैसे इंटरप्रेट करें। तो ये सारी चीजें आपके सीखने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो ये समझ आई आपको? यस सर। तो क्लासिफिकेशन ये जो हमने की नेचुरल लैंग्वेज की, इसमें टेक्स्ट की क्लीनिंग की हमने और वो सारी प्री प्रोसेसिंग की, बैग ऑफ वर्ड मॉडल था, और जो मैंने आपको बताया TF IDF वगैरह वाला वो ऑब्वियसली वो जो है वो अदर मॉडल्स कहलाते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो मॉडल्स कहलाते हैं एक ये बैग ऑफ वर्ड्स है, दूसरा है वेक्टर स्पेस रिट्रीवल मॉडल। वेक्टर स्पेस रिट्रीवल मॉडल की ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, एक बैग ऑफ वर्ड्स है और एक TF IDF बेस्ड है। अस्सलाम वालेकुम अभिजान, मैं क्लास पढ़ा रहा था। अच्छा, दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई करना है वो कोई इशू ही नहीं है, हमने इतने सारे कर लिए हैं और वो सेम पीस ऑफ कोड से अप्लाई हो जाने, और फिर हमने मॉडल्स को कंपेयर करना है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी वगैरह सारा कुछ। अच्छा, टेक्स्ट की सिमिलैरिटी के भी कुछ मेजर्स होते हैं, वो भी जो आप में से मोटिवेटेड लोग हैं वो उसको भी देख लें। तो मोटिवेटेड लोग जो है वो टेक्स्ट की जो सिमिलैरिटी है उसमें कोसाइन सिमिलैरिटी है, ये नोट कर लें और उसको आप देखिएगा। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या चीज होती है, इनर प्रोडक्ट क्या होती है, बल्कि आप इन चीजों को असाइनमेंट के तौर पे करें। इसी तरह जैकार्ड कोफिशिएंट है। अरकम बैठा है? अरकम,
वाह वाह। वो किधर गया? किधर गया सारा? सर वो आपने रिमूव कर दिया। वापस भी नहीं आ रहा। वो सर आपने उसको वो ऑल करके अच्छा ना यार, उसको आपकी टाइप। वीडियो में आ रहा होगा, उसको देख लेना और वो कर लेना। यस सर आ रहा। ये सारी चीजें आपकी असाइनमेंट है, ये आपने ढूंढ के हाथ से लिख के इसकी तस्वीर खींच के भेजनी है, अपलोड करनी है। ओके सर। अच्छा, एक और छोटी सी इसमें है चीज, जो हमने वो के फोल्ड वाला पढ़ा था, वो भी आपने प्रैक्टिस किया किसी ने? नो ये के सर के फोल्ड क्रॉस फोर। वैलिडेशन पढ़ी थी ना हमने, के फोल्ड, यस सर पढ़ी थी। है ना? तो ये यस। इसका भी कोड आप लोग देखें, ये इस तरह छोटे छोटे कोड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सही है, तो आपकी एक असाइनमेंट ये है कि आप क्रॉस वैलिडेशन के लिए के फोल्ड वैलिडेशन जो है वो आपने किसी भी प्रॉब्लम पे जो भी आपने की है उस पर अप्लाई करें। अभी तक तो हमने वो सिंपल सिंपल ही किया है ना, हमने यस सर बस यस। एक ही ट्रेन ट्रेस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो जो भी रिजल्ट आता है हम उसको मान लेते हैं, है ना? लेकिन हमने ये देखा था कि यस वो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर 10 स्प्लिट्स बनते हैं, हर स्प्लिट की जो है वो अलग से निकलती है एक्यूरेसी। यस सर। ठीक है, और फिर सारी स्प्लिट्स की एक्यूरेसीज को हम एवरेज करते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे हम फाइनल रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पता ना इस बात का? यस सर पता। ये सीधा सीधा ये गूगल पे आप जाके लिखें के फोल्ड वैलिडेशन, तो ये साइकिट लर्न की जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट है उसके थ्रू आपको ये मिल जाता है। ठीक है, ये एसवीएम का कर्नल है और ये तो बेसिक वो हो रही है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पैरामीटर्स की बात है, इसने CV5 कर दिया है, तो क्रॉस वैलिडेशन जो है वो उसकी मदद से वो स्कोर आना शुरू होते हैं, वो एवरेज भी खुद ही निकाल के आपको दे देता है। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रही? ये यस कुछ सर। भी मुश्किल नहीं है, आप इसको जरा देखें गौर से। और एक तरीका ये है कि आप खुद से वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना शुरू कर दें और उसकी मदद से करें, तो वो तो काफी लंबा चौड़ा कोड आपको लिखना पड़ेगा, वो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको समझ आ गई है कि ये होती क्या है, तो अगर इसकी भी लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसके अंदर हमने सिर्फ एक पैरामीटर देना है कि हमने कितने फोल्ड वैलिडेशन करना है, तो उसको यस हमने सर। कह दिया यार 10 फोल्ड कर दो और हर दफा इतना ट्रेनिंग सेट रखो और इतना टेस्ट सेट रखो, तो वो खुद ब खुद ही करता रहेगा सारा कुछ। समझ आ गई? यस तो सर। ये वाले जो और जब हम एम्पिरिकल इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि हम मुख्तलिफ अप्रोचेस का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो उस कंपैरेटिव एनालिसिस में भी हम यही चीज एक्चुअली कर रहे होते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस में हम के फोल्ड वैलिडेशन की बेसिस पे जब रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं और बगैर के फोल्ड के करते हैं, तो उसमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। उन दोनों को एक बड़ी डिफरेंट नजर से देखा जाता है। समझ आई? कौन से ज्यादा रिलायबल होंगे, के फोल्ड वाले या सादे? के फोल्ड वाले सर। के फोल्ड वाले ज्यादा रिलायबल होंगे ना, तो ये हमें यस हमें सर। जब पता है इस चीज का, तो हम जब इतने से इंग्लैंड जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं ये जो रिजल्ट्स रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, इन रिजल्ट्स की एक सेंटिटी है, इन रिजल्ट्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाथ के यार मैं तो सुस्ती तो मारिया है, मैनू नहीं पता, बस मैं कट दिता है और इन्होंने की चाहिए के फोल्ड के मामे, तो इस तरह नहीं आपने सोचना। इस सारी चीज की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि रैंडमली जो सैंपल हमारे पास आया ट्रेनिंग का और टेस्ट का, उसमें सूरत हाल ऐसी बनी कि वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ गए। तो जब आप के फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर जो आउटलायर्स का इम्पैक्ट है, जो जो फेवरेबल स्प्लिट्स हैं और जो अनफेवरेबल स्प्लिट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे नेचुरली एक जो है ना वो आपको सपोर्टिंग फैक्टर मिलना शुरू हो जाता है। समझ आ गई ये बात?
कि आपको तसल्ली हो जाती है कि अब कोई भी जो है ना जो आर्बिट्ररी फैक्टर है वो उसने जो भी इम्पैक्ट डालना था उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मेरे इस सारे वैल्यूएशन के अंदर वो नजर आ रहा है मुझे। मैंने हर तरह से मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स में इस चीज को टेस्ट करके देख लिया है, तो उम्मीद है कि अब कोई अननोन आर्बिट्रेशन जो है वो मिसिंग अगर है भी तो उसके आने के भी फिर बड़े कम चांसेस हैं, और मैंने अपने हिसाब से मुकम्मल काम कर लिया और एवरेज ये रिजल्ट रिपोर्ट हो रही है, तो यही ओवरऑल मुझे इतना रिजल्ट तो नजर आ ही जाएगा। फायदे समझ आ रहे हैं? यस सर, तो सुस्ती आ रहे हैं सर। सुस्ती नहीं दिखानी। ओके सर। अच्छा, अब आखिरी चीज आज की, ये रिसर्च पेपर आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप सब लोगों ने क्या करना है, एक एक रिसर्च पेपर ले लेना, ठीक है? ये एक एक्सेल की शीट है, ये आपको नजर आ रही है, जी ठीक सर। है? इस एक्सेल की शीट के अंदर ये लिखा हुआ है रिसर्च पेपर से रिलेटेड, ये जो ब्लैक कलर में कुछ चीजें लिखी हुई है ये आपने छोड़ देनी, कि उसका टाइटल क्या है, किस जगह पे वो पब्लिश हुआ, किस साल में पब्लिश हुआ, क्वालिटी रेटिंग क्या है, डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है, साइटेशंस कितनी है उसकी, और साइटेशन स्ट्रिंग क्या है, ये सारी चीजें अभी आप छोटे हैं, आपने इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं कर, आपने इन रेड वाले कॉलम्स की तरफ जाना है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें क्या प्रॉब्लम एड्रेस हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन को कवर किया और पीटीआई और नून लीग और पीपीपी और जो बड़ी पार्टी है उनकी मैं पोलराइजेशन ट्विटर के डाटा के थ्रू कंबाइन कर रहा हूँ, पाकिस्तान का ट्विटर का डाटा मैंने इकट्ठा किया और उसकी बुनियाद पे ये काम कर रहा हूँ, तो ये आप प्रॉब्लम बता दें। कोई और बंदा आता है वो कहता है कि यार मैंने ये जो जिस तरह ये रिव्यू रेटिंग थी रेस्टोरेंट्स की, मैंने लाहौर के रेस्टोरेंट्स की रिव्यू रेटिंग इकट्ठी की है और मैं उनकी बुनियाद पे रेस्टोरेंट्स को जो है वो रेट करने जा रहा हूँ कि कौन सा रेस्टोरेंट कितना अच्छा है और कितना नहीं अच्छा, ठीक है? कोई आगे कहते हैं कि मैंने एस्पेक्ट बेस पे कर दिया, ठीक है? वो एस्पेक्ट और रेस्टोरेंट को अगर मैं मर्ज करूं तो ब्रॉडर डोमेन क्या है रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट के अंदर एस्पेक्ट्स क्या आ जाएंगे, आप कह देते हैं एम्बियंस कैसी है, आप कह देते हैं लोकेशन कैसी है, आप ये कह देते हैं कि उसका जो फूड के हवाले से आप कह देते हैं कॉन्टिनेंटल फूड भी है, और उसके अंदर जो वो है एक चाइनीज भी है, सुशी भी दे रहा है वो, तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो फूड दे रहा है वो भी एस्पेक्ट्स खिलाने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से और वो मे बी कॉस्टिंग के हवाले से वो एक्सपेंसिव है या नॉर्मल प्राइस है, ये क्या है, तो इस तरह फूड के टेस्ट जो है उसके अंदर डिलीशियस है नहीं है, ये सारे के सारी चीजें जो है ये आपके एस्पेक्ट्स बनना शुरू हो जाए। तो एक है कि जनरल कमेंट, और एक है उसी कमेंट के अंदर से एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना। तो ये इस तरह से डिफरेंट लेवल्स पे ये चीजें हो सकती हैं कि आप ओवरऑल देख रहे हैं या किसी खास एस्पेक्ट के ऊपर आप उस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं। तो जो पेपर्स आपको मिलेंगे वो इसी तरह के होंगे, सेंटिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड पेपर्स हैं, और कुछ कुछ में बीच में एस्पेक्ट्स की भी बात हुई है। तो आपने बताना है कि इसके अंदर जो ओवरऑल डोमेन ये है और एस्पेक्ट्स ये वाले कवर हुए हैं, तो सारे एस्पेक्ट्स आपने लिखने हैं। अच्छा, फिर आपने बताना है सोल्यूशन क्या प्रपोज किया। आप कहेंगे कि जी उन्होंने ये प्री प्रोसेसिंग की है और इस तरह से ये फलाने फलाने उन्होंने डीप लर्निंग की अगर कोई चीज अप्रोचेज यूज की हैं या मशीन लर्निंग की हैं, तो वो अप्रोचेज आपने यहाँ पे लिखते नहीं है कि कौन सी उन्होंने यूज की है। रिजल्ट्स में आपने बताना है कि कौन सी अप्रोच जो है वो बेहतर थी, और मे बी परसेंटेजेस वाइज भी आप अगर बता सकते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। और अगर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ टाइम या व्हाटएवर या प्री प्रोसेसिंग का फलाना, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि जिस टाइमिंग की थी और स्टॉप और रिमूव नहीं किए थे, और उसके साथ जो है वो नाइव बेजियन यूज किया था, और उसकी मदद से ये जो तीन का है सारा कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के साथ सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, और बायोग्राम यूज किए थे एज फीचर्स, ठीक है? तो ये सारी प्री प्रोसेसिंग की चीजें जो है ये आपने फिर उसके अंदर से फिगर आउट करनी है और बताना है कि जो सोल्यूशन है और उसके रिजल्ट्स हैं उनमें कौन सी वाली अप्रोच जो है वो सबसे बेहतर थी, और उसकी कोई रीजन अगर उन्होंने बताई है तो वो भी बताएं, नहीं तो अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके बताएं। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं कि जी मैंने जिस तरह इस केस में स्टेमिंग की और स्टेमिंग नहीं की, जो कि आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने में मदद देते हैं। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं?
जो कि आपके डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को बनाने में मदद देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप वर्ड रिमूव किया या नहीं किया, स्कैमिंग की या नहीं या की, नहीं। ठीक है। इसी तरह आप कह देते हैं कि जी हमने क्वेरी एक्सपेंशन या सिनोनिम्स को इनकॉर्पोरेट किया या नहीं किया, तो ये आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स बन जाते हैं। फिर इवैल्यूएशन मेजर्स आ जाते हैं। इवैल्यूएशन मेजर्स में ये इस तरह के आपको ये नजर आएंगे, एफ मेजर, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, एरिया अंडर द कर्व, आरओसी कर्व, इस टाइप की चीजें जो हैं ये आपको नजर आएंगी। तो आप ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इनको इंटरप्रेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग पैरामीटर में इवैल्यूएशन मेजर में फर्क समझ आया है यस सर, आगे कि डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करने के लिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स यूज होते पैरामीटर्स। हैं। और इवैल्यूएशन मेजर्स जो नौयत है प्रॉब्लम की, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। यस डेटा सेट क्या था, कहाँ से लिया गया, कोई स्टैंडर्ड डेटा सेट टेबल से लिया था, अपना डेटा सेट बनाया था, उस डेटा सेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसमें कितने रिकॉर्ड थे, कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, अगर एस्पेक्ट थे तो टोटल कितने एस्पेक्ट थे, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें आपने फिगर आउट करनी है। और फिर जो रिजल्ट्स आए, ये जो रिजल्ट्स आए, इन रिजल्ट्स का एनालिसिस क्या था कि कौन सी अप्रोच जो है वो बेहतर है। जो अभी मैं बात कर रहा था कि भाई ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो आप यहाँ पे बताएं और उसकी रीजन बताएं कि वो क्यों बेहतर है प्रॉब्लम की सेटिंग्स के हिसाब से। और अगर उन्होंने कोई फ्यूचर डायरेक्शन प्रपोज की हुई है कि इन फ्यूचर इस काम को हम मजीद डाटा सेट बनाएंगे या इसको मोर जनरलाइज करेंगे और वगैरह वगैरह, या जो भी उन्होंने तरीकाकार बताया, या अभी मशीन लर्निंग अप्रोचेस लगाई हैं, डाटा सेट हम बढ़ा रहे हैं, फिर हम डीप लर्निंग अप्रोचेस लगाएंगे, जो भी उन्होंने लिखा हुआ है फ्यूचर डायरेक्शंस में वो आप लिखेंगे। ये इट इज काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट, ठीक है। आप लोगों ने इस एक्सेल की शीट के को यूज करते हुए ये डाटा फिल करना है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कर लें, ठीक है। आपने पूरा जो पेपर आपको आपने एक एक सिलेक्ट कर लेना है हर बच्चे ने, ये मैंडेटरी है हर बच्चे के। आपने हर एक बच्चे ने कम से कम एक पेपर सेलेक्ट कर लेना है, जो दो कर सकते हैं वो दो कर लें, तो कम से कम एक तो जरूर करना है। और फिर उसके अंदर से आपने बताना है इन सारी चीजों को, जे से लेके जो क्यू तक कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं ये आपने फिल करने हैं। या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बना लें, थोड़ा सा मे बी इसको मेरा ख्याल ऑर्डर एडजस्ट करने वाला है कि प्रॉब्लम एड्रेस, प्रपोज सोल्यूशन, उसके बाद आप आ जाएं कि डाटा सेट क्या था, ये नेक्स्ट चीज ये आ जानी चाहिए कि डाटा सेट क्या था। फिर आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स आ जाने चाहिए और इवैल्यूएशन मेजर्स को आप डिस्कस करें, और फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स की बात करें, फिर आप एनालिसिस की बात करें, और फिर आप फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कर सकते हैं ना, लंबा काम हो जाएगा। आपको ये सुन लिया आपने, आपको समझ आ गई, तो आपने यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक प्यारी सी अच्छे फ्लो में अपने अल्फाज में लिखी हुई चीज भेजनी है। खुदा का वास्ता है और खुदा का वास्ता है और खुदा का वास्ता है, पेपर के अंदर से कॉपी पेस्ट करके चीजें ना लिख दीजिएगा। क्या है कॉपी जे तय पेस्ट है, कॉपी जे तय पेस्ट जे अगे दीवारों में टकरे मारने का दिल करे कि ये इसको समझूं कैसे मैं, तो उसको अपने अल्फाज में आपने लिखना है चीजें। कुछ चीजें आप ले सकते हैं पेपर में से, कुछ एक आधा सेंटेंस लें पेपर के अंदर से, मैं ये नहीं कह रहा आप कई चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई टेबल है कंपैरिजन का, तो टेबल को कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल दें, सही है। लेकिन अपने अल्फाज में पूरी इसी ऑर्डर में कि ये प्रॉब्लम था और ये उसके लिए डाटा सेट लिया गया, और ये ऑपरेटिंग पैरामीटर सेटअप करते हुए इन इवैल्यूएशन मेजर्स की मदद से ये रिजल्ट्स फिगर आउट हुए। इन रिजल्ट्स को अगर एनालाइज करें तो ये बात सामने आती है, और इस काम की फ्यूचर डायरेक्शन दी हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक अच्छी रीड हमें मिले कि बजाय इसके कि हम कहें कि यार इससे अच्छा मैं पेपर खुद ही पढ़ लेता, ठीक है। तो आपको ओके सर। ये जो एक्सरसाइज है, ये आप में से जो बच्चे आगे रिसर्च करना चाहते हैं या एमएस पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं, ये जो चीज ये मैंने खुद बनाई है, और ये बड़े बरसों की रियाजत के बाद ये सारे कॉलम्स मैंने पॉपुलेट किए, ठीक है। तो ये आपको एक काइंड ऑफ से सपोर्ट ही है एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के लिए। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में और एब्स्ट्रैक्ट में जरूर लिखा होता है कि इसने क्या प्रॉब्लम एड्रेस किया है और इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन सबसे आसान जुबान में लिखा होता है, तो इंट्रोडक्शन जरूर गौर से पढ़ें।
और उसके बाद फिर अगर आपको टेक्निकली उसकी अप्रोचेस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही, जिसके चांसेस कम है, मतलब अगर डीप लर्निंग की कोई बातें हैं तो शायद आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ी उसको परेशानी हो, अदरवाइज आपने जितना कुछ हमने पढ़ लिया है उसके बाद शायद ही कोई चीज़ हो जो कि आपको पेपर के अंदर से पता ना लगे कि ये क्या बात है। ठीक हो गया, तो मैं ईमेल में ओके आपके सर। साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक को सही तरीके से आपके पास उस फाइल में राइट करने के राइट्स होंगे, ठीक है? तो आपने अपना अपना नाम लिख देना है और मेहरबानी करके शरारत नहीं करनी कि कोई किसी का नाम हटा के अपना नाम लिख दे। तो आपने बस हर एक ने अपनी चॉइस के मुताबिक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे अपना अपना पेपर चूज कर लेना है और उस पेपर को इंटरनेट से ढूंढ के डाउनलोड करके उसी पेपर को, अगर नहीं मिलता तो बताइएगा, फिर आपने उसी की रिपोर्ट हमें जमा करानी। कोई सवाल? नो सर। ओके हो गया? यस सर। चलो गुड हो गया। चलो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह आप कोई क्लस्टरिंग पढ़ेंगे और कोई जो हमारी दीगर अप्रोचेज है मशीन लर्निंग की उनको अपन टच करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर।